एम डॉक्टर गीतांजलि बहल, सीनियर कंसल्टेंट फीटल मेडिसिन इन मेदांता हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस के बारे में। तो बाय डेफिनेशन जब हम बात करते हैं कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस क्या होता है, तो जब 3 या 3 से ज़्यादा सक्सेसिव अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं तो उनको हम बोलते हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या हैबिचुअल एबॉर्शंस। अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो ये करीबन 1 से 2% पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। और अगर इसके हम कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में जेनेटिक कॉजेज़ बहुत कॉमन होते हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पे एनाटॉमिकल कॉजेज़ भी आते हैं जो कि कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकती है यूट्रस की, या फिर एक्वायर्ड कॉजेज़ जैसे फाइब्रॉइड वगैरह हो गया या कोई एडिशंस वगैरह हो गए, ये भी हो सकते हैं। एंडोक्राइनल कॉजेज़ में अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है या कोई थायराइड के डिसऑर्डर्स हैं तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेगनेंसी लॉसेस के लिए। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं जो कि 2 तरीके के होते हैं। एक तो इनहेरिटेड होते हैं यानी कि वो जेनेटिक होते हैं इन नेचर, और दूसरे जो होते हैं वो एक्वायर्ड होते हैं जैसे कि एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। अगर हम इनको टेस्ट करवाने के लिए हमें हर एक जो कॉमन कॉजेज़ होते हैं उसके लिए हम लोग टेस्टिंग एडवाइस करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हमको एनाटॉमिकल कॉजेज़ को रूल आउट करना है तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड 3D इज़ बेस्ट टू सी एनी कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन इन द यूट्रस, और कोई एक्वायर्ड कॉजेज़ में जैसे फाइब्रॉइड वगैरह तो नहीं है, कोई एडिशंस तो नहीं है, वो सब हम इस अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं। हार्मोनल इवैल्यूएशन करके हम देख सकते हैं कि पेशेंट को कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ तो नहीं है या कोई थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं है, वो हम जांच सकते हैं। ब्लड टेस्ट ज़रूरी होते हैं जिसमें कि हम इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ को रूल आउट करते हैं, जैसे कि एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम तो नहीं है। इसके अलावा क्लिनिकल स्पेक्ट्रम भी देखा जाता है कि कुछ क्लिनिकल हिस्ट्री जो कि स्पेसिफिक होती है एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम से रिलेटेड, जैसे कि आर्टरी और वेन का थक्का जमना, ये सब चीज़ें हम पेशेंट से पूछते हैं और इसके साथ साथ लैब इन्वेस्टिगेशंस भी करवाते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जेनेटिक कॉजेज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस होते हैं उसमें जेनेटिक कॉजेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसका जेनेटिक टेस्टिंग, और कभी कभी हम इसमें पेरेंट्स की कैरियोटाइप भी करवाते हैं अगर हमें सस्पिशन होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है कुछ बच्चे में जो है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के लिए। तो अगर हमें कारण पता चल जाता है तो हम करीबन 60 to 80% केसेस में इवन रिकरेंट अबॉर्शंस के बाद में भी सक्सेसफुल आउटकम पता चल जाता है। जैसे कि अगर मान लो कोई जेनेटिक कॉज है तो हम उससे रिलेटेड जो है उनको एडवाइस कर सकते हैं। अगर हम एनाटॉमिकल कोई रीज़न देखते हैं, जैसे कि अगर कुछ सेप्टेड यूट्रस है या कोई यूट्राइन अदर मालफॉर्मेशन है, तो उसके हिसाब से हम उनको सर्जरी एडवाइस कर सकते हैं जिससे कि जो है आगे हमें सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आउटकम मिल सके। इसी तरह से अगर एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें ब्लड थिनर्स जैसे कि इकोस्प्रिन और लो डोज हिपेरिन वगैरह हम प्रेस्क्राइब करते हैं जिससे कि सक्सेसफुल आउटकम हमें प्रेगनेंसी का मिल जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल डॉक्टर की एडवाइस से ही ली जानी चाहिए, क्योंकि इससे कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। तो कभी भी अपनी मर्जी से इन दवाइयों को नहीं लेना होता है, इसको अंडर मेडिकल सुपरविज़न ही लेना होता है। तो ये सब सारे कॉजेज़ को अगर हम इवैल्यूएट करते हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी उसमें, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार इसका कारण मिल जाए, लेकिन अगर हमें इसका कारण पता चल जाता है तो बहुत ही अच्छा प्रेगनेंसी आउटकम हमें मिल सकता है। धन्यवाद।